हेलो एवरीवन। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन सीरीज लेके आए थे, वन लाइनर की, यानी कि आपके प्राचीन इतिहास की हमने स्टार्ट की थी। उसके हमने 200 क्वेश्चंस हम सिंधु घाटी सभ्यता के कर चुके हैं। आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं थोड़े हाई लेवल के हैं, जो आपको अपर लेवल के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। जैसे आपका ये हो जाएगा यूजीसी नेट का हो जाएगा, या आपके एचटेट पीजीटी हिस्ट्री का हो जाएगा, यूपीएससी पीसीएस टाइप के एग्ज़ाम्स में आते हैं जैसे क्वेश्चंस। आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस वो लेके आए हैं, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो 200 हम निपटा चुके हैं, कर चुके हैं। तो देखिए, जो रह गया था आज हम वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किस पुराविद ने कार्बन तिथि निर्धारण तकनीक के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया था? धर्मपाल अग्रवाल ने। और बाद में जैसे इसमें संशोधन होता गया, वो कहाँ से स्टार्ट हो गया? 2500 ईसा पूर्व से माना गया। कब से माना गया? 2500 ईसा पूर्व से। और वैसे 2300 से या 2350 से 1750 माना जाता है। अब तक सिंधु सभ्यता में लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है? कम से कम 1500 का। कितनों का पता चल चुका है? 1500 का। सिंधु सभ्यता के स्थल किन देशों में पाए जाते हैं? देखो, वैसे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में, लेकिन अफगानिस्तान में जो सूरतगोई और मुंडी गाहक हैं, इनको है ना सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि यहाँ से ना जो मृण मूर्ति, मृद भांड या जो ये चीज़ें मिली है, उनसे सिर्फ ये पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ व्यापारिक उपनिवेश होता था सिंधु घाटी सभ्यता का। मेन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं ज़्यादा मिला कि जिनसे हम ये कह दें कि यहाँ पे भी सभ्यता पनपती थी। क्योंकि देखो, हमारा सबसे जो ईस्टर्न पॉइंट है वो मांडा को माना गया, जो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सूरतगोई और जो आपका मुंडी गाहक है वो अफगानिस्तान में, इन एरिया में। अगर यहाँ इतने ही वैलिड एविडेंस मिलते तो ईस्टर्न पॉइंट्स कौन से होते? यही दोनों ईस्टर्न पॉइंट्स होते। लेकिन मानना किसको गया है? मांडा को। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा माना गया कि व्यापारिक पड़ाव या व्यापारिक उपनिवेश ही थे, इससे फालतू कुछ नहीं था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र में मुख्यतः कौन से देश आते हैं? जब अफगानिस्तान निकल ही गया तो दो मुख्य देश कौन से बच गए हमारे? भारत और पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान के मुख्यतः किन स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले? एक तो बलूचिस्तान, जो बिल्कुल पाकिस्तान और ईरान की बाउंड्री पे है। ठीक है। और दूसरा पंजाब और सिंध भाग। पंजाब और सिंध भाग, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए थे तो दो पंजाब बट गए थे। एक पंजाब हमारा किस में आ गया था? इंडिया में। एक पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ, और जो सिंध के भाग है वहाँ पे। पाकिस्तान में कहाँ का मिलते हैं? बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के भाग में। सिंधु सभ्यता के केंद्र बिंदु, केंद्र स्थल कौन से रहे हैं? 3 स्थल थे ना, एक तो पतन था, एक केंद्र बिंदु था, एक नगर नियोजन था। कहाँ कहाँ से मिले हैं? किसको माना गया है केंद्र बिंदु का? हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो को। क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो अधिकतम बस्तियां थी या नगर नियोजन थे या ज़्यादातर लोगों के जो एविडेंस मिले वो कहाँ से मिले? इन 3 जगह से मिले हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि इनका केंद्र बिंदु स्थल कौन से रहे हैं? हड़प्पा, घग्गर और आपका मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यता के संयुक्त क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा माना जाता है? 12 गुना बड़ा माना जाता है। कितने गुना बड़ा माना जाता है भाई? 12 गुना बड़ा माना जाता है। तभी तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सभ्यता बोली जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ था भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता का? जो आपकी टिग्रिस रिवर और आपकी फेरात रिवर है ना, इन नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की है? इराक। ठीक है। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी पे हुआ था? आपकी ह्वांग नदी, हो और येलो नदी। कौन सी नदी? ह्वांग, हो, येलो नदी। किन विद्वानों ने ये माना कि हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां हैं? 2 राजधानी किसने माना है? मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने। और पिगट ने क्या कहा था? सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये जो जगह मिली है, ये दोनों क्या हैं? जुड़वा बहन। जुड़वा बहन की संज्ञा किसने दी थी? पिगट ने दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन मुख्यतः किस पर आधारित था? व्यापार पर आधारित था, वैसे मुख्यतः व्यापार पर था, कुछ कृषि पे भी था। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता भाई कैसी थी? शांति प्रधान सभ्यता थी। शांति प्रधान सभ्यता थी था। क्यों? क्योंकि है ना, यहाँ से जब अब तक जितनी भी खुदाई हुई है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो आदि, कहीं से भी वहाँ से कोई भी कवच, ढाल, तलवार, भाले, कुल्हाड़ी, मतलब कुल्हाड़ी मिली है वो सिर्फ पेड़ वेड़ काटने के लिए। इस टाइप की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं कि जिनसे हमें ये प्रमाण मिले कि हाँ यहाँ के लोग युद्धों में या इन चीज़ों में विश्वास करते थे। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शांति प्रधान सभ्यता थी। और उनकी सभ्यता का आर्थिक जीवन किस पर आधारित था? व्यापार पर था। क्योंकि यहाँ पे ना इन सिंधु सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो मुख्यतः व्यापार पर आधारित था। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये कृषि प्रधान सभ्यता नहीं थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? प्रजातांत्रिक सभ्यता थी। वैसे ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है, नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। कांस्य युगीन को क्यों बोला जाता है? क्योंकि नदी घाटियों से हमें किसके एविडेंस मिले हैं? कांस्य के ज़्यादा एविडेंस मिले हैं। वैसे तो सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, इनसे ये परिचित थे, लेकिन ये लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे। एक लोहे से परिचित नहीं थे, एक घोड़े से परिचित नहीं थे, पर घोड़े के अवशेष मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता और प्रजातांत्रिक सभ्यता। प्रजातांत्रिक सभ्यता क्यों की गई? क्योंकि जब खुदाई की तो वहाँ से ना राजाओं के अस्तित्व का पता नहीं चला, जिससे हम ये कह दें कि हाँ राजा का वहाँ पे प्रशासन चलता था। वहाँ पे हमें क्या क्या मिले? विशाल भवन मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, जहाँ से हमें ये पता चले कि भाई हाँ उस टाइम के लोग है ना सामूहिक जीवन जीते थे। ठीक है, इसलिए इसको किस सभ्यता का नाम दिया है? प्रजातांत्रिक सभ्यता। नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता में प्रशासनिक, व्यापार, धार्मिक क्रियाकलापों के केंद्र कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। प्रशासनिक और व्यापारिक धार्मिक क्रियाकलाप केंद्र कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के आंतरिक एवं विदेशी व्यापार केंद्र कौन से थे? आंतरिक और विदेशी व्यापार। देखो आंतरिक, विदेशी व्यापार कहाँ पर हो सकता है? बंदरगाहों पे हो सकता है। बंदरगाहों पे ही हो सकता है ना भाई? कहाँ हो सकता है? बंदरगाहों पे। बंदरगाह कौन कौन से थे? अगर आप बलूचिस्तान के एरिया पे देखो तो सूतकांगे, डोरो और बालकोट, ये दोनों कहाँ पे हैं? बलूचिस्तान में। अला हिंदो सिंध में। लोथर और कुंतासी आपका कहाँ है? गुजरात में। ये सारे क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन यानी कि बंदरगाह नगर थे। सिंधु सभ्यता की सीमांत चौकियां कहाँ स्थित हैं? सोर्तुगोई और शाही टुम्प में। कहाँ हैं सीमांत चौकियां? सोर्तुगोई, शाही और शाही टुम्प में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह के नगर नियोजन के 3 भाग मिले हैं? 3 भाग, वैसे तो 2 भाग मिलते थे, दुर्ग नगर और निचला नगर, लेकिन सिर्फ एक अकेला एक्सेप्शनल केस कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा से क्या मिले हैं? धोलावीरा से 3 नगर नियोजन मिले, एक तो दुर्ग नगर, एक मध्य नगर और एक निचला नगर। सिंधु सभ्यता में ईंट का आकार मुख्यतः कैसा था? ईंट का आकार मुख्यतः कैसा था भाई? उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कॉमन कैसी मिली थी? पता है किसी को इन चीजों का? 4:2:1 में। और सिंधु घाटी सभ्यता में खिड़की के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? सिर्फ एक ही जगह से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। वैसे ना शौचालय वगैरह के लिए ये कैसी ईंटों का यूज करते थे? पक्की ईंटों के। उस टाइम पे देखो इनके बाथरूम होते थे, शौचालय होते थे। और है ना हिलर ने तो ये भी बोल दिया था कि जो सिंधु सभ्यता के शौचालय हैं ये आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के शौचालय के बिल्कुल इक्वल थे। आप ये देखो उस टाइम के लोग कितनी तरक्की पे थे। और है ना इनके ना सफाई व्यवस्था भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। ये ना कूड़ा करकट को एक मिट्टी के पात्र में रखते थे। कहीं कहीं कूड़ा करकट है ना गड्ढे खोद के दबाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता में खिड़की के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से।
और वैसे और भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे आपको ये बता दें इनके भवन निर्माण किस में होते थे, ग्रिड सिस्टम पे होते थे। इनके जो दरवाजे थे वो कहाँ की तरफ खुलते थे, सहायक सड़कों पर खुलते थे, ना कि मुख्य सड़कों पर। और है ना, एक कमरे के एक ही दरवाजा होता था कोने में। इनकी जो सीढ़ियाँ थी वो है ना बड़े घरों में मौजूद होती थी। और ये ज़्यादातर आपको जो सीढ़ियाँ थी वो ज़्यादातर आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थलों पे मिली हैं। जो इनकी छतें थी वो मिट्टी और सरकंडे से सरकंडा होता है ना भाई, सरकंडे से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं सरकंडा क्या होता है। वहाँ पे ना कोई भी धातु की छत नहीं मिली, जैसे आज के दिन हमारी सीमेंटेड छतें होती हैं, ऐसी कोई छत नहीं मिली हमें। छतें कैसी मिली हैं, मिट्टी और सरकंडे की। ठीक है, ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और खिड़की के एकमात्र साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। जैसे उनकी जल निकासी की सुविधा थी, जल निकासी की सुविधा सबसे ज़्यादा कहाँ पे सॉलिड थी, धोलावीरा में। ठीक है, वैसे तो कुएं भी मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम सैंधव नगर कौन सा है। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप का तो सबसे बड़ा सैंधव नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। लेकिन ये आ जाए भारत का सबसे बड़ा सैंधव नगर कौन सा है, तो आप राखीगढ़ी करेंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई, पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। पर भारत में क्या आएगा सबसे बड़ा, राखीगढ़ी। भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो और भारत में पाकिस्तान। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या होता है, सफेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सफेद कुआं। और ओएसिस ऑफ सिंध भी किसे कहते हैं, कल बताया था, लास्ट वीडियो में हमने किया था। सिंध का बाग किसे बोला जाता है, ओएसिस ऑफ सिंध, मोहनजोदड़ो को। और मृतकों का टीला भी किसे बोला जाता है, मोहनजोदड़ो को, माउंड ऑफ डेड। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत में वास्तुकला का आरंभ किसने किया, सिंधु वासियों ने। क्यों बोला जाता है भाई, भारत में वास्तुकला का आरंभ किसने किया, सिंधु वासियों ने। भारत में मूर्तिकला का वास्तविक आरंभ किसने किया, सिंधु वासियों ने। किन्होंने किया, सिंधु वासियों ने। क्योंकि वहाँ पे मूर्तिकला और ये वस्तुकला जैसे मिले थे भारत में, जैसे वस्तुकला का आरंभ माना जाता है, भाई सिंधु वासियों ने किया। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना जो इनके अवशेष मिले हैं, भवन निर्माण मिले हैं, वो है ना एक निश्चित योजना के आधार पे बनाए गए थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में ना नगरों और भवनों का निर्माण के इंजीनियरिंग प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इनके जो नगरों के अवशेष थे, नगर विन्यास का, वहाँ से इनका परिचय मिलता है। जैसे इनके मजबूत प्राचीर बनाते थे, ये रक्षा के लिए चारों ओर मजबूत प्राचीर बनाते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, चौड़ी सड़कें बनाई जाती थी। नालियाँ, वहाँ पे नालियों की उत्तम व्यवस्था थी। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों की, जैसे आज का हमारा सेक्टर, सिंपल लैंग्वेज में जैसे आज का हमारा सेक्टर सिस्टम है, सेम वैसे ही था। ठीक है, जैसे भवन, 2 मंजिले भवन भी मिले हैं, घरों में कमरे, रसोई घर, स्नाना घर, बीच में आंगन की व्यवस्था भी थी, ये एक्सेट्रा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में वास्तुकला का आरंभ कहाँ से हुआ, सिंधु वासियों ने किया। और फिर ये आ जाए कि मूर्तिकला का वास्तविक आरंभ किन्होंने किया, सिंधु वासियों ने किया। अब है ना, जैसे सिंधु सभ्यता में कितने प्रकार की मूर्ति कला मिलती है भाई, 3 प्रकार की मिलती है। एक तो होती है प्रस्तर मूर्ति, एक धातु मूर्ति और एक मृण मूर्ति। देखो प्रस्तर मूर्ति क्या होती है, पहले इसको देखो। ये ना आपको जो बैठी और फिर खड़ी मुद्रा में मिलती हैं, बैठी और खड़ी मुद्रा में कौन सी मिलती हैं, प्रस्तर मूर्तियाँ मिलती हैं। और जैसे धातु मूर्ति क्या होगी, ये धातु मूर्तियां मेन रूप से कहाँ कहाँ मिली, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, चहुंदड़ो से, लोथल, कालीबंगा, यहाँ से हमें कौन सी मूर्तियां मिली थी, कांसे की मूर्तियां मिली थी। तो ये आपका कहाँ से क्या हो गया, धातु मूर्ति हो गया। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मृण मूर्ति। मृण मूर्ति क्या होती है भाई, मृण मूर्तियां, पक्की मिट्टी की मूर्तियों को क्या बोला जाता है, मृण मूर्ति। क्या बोला जाता है, मृण मूर्ति। किसको, ये दोनों तो वैसे समझ में आ जाती है भाई, खड़े होके और बैठे हुए की जो मूर्तियां मिली थी वो होती हैं धातु मूर्ति से, तो हमें समझ में आ जाता है किसी ना किसी धातु की बनी हुई है। मृण मूर्तियां किसकी बनी होती हैं, पकाई हुई ईंटों की, आप ये कह दो पक्की मिट्टी की।
पकाई हुई मिट्टी कह दो या पक्की मिट्टी कह दो, इनसे जो मूर्तियां बनती थी वो कौन सी मूर्तियां होती थी? मृण मूर्तियां होती थी। और है ना, मृण मूर्तियां ज्यादातर कहाँ, और तो सभी जगह मिली है सिंधु सभ्यता में, सिर्फ कहाँ नहीं मिली, राजस्थान और गुजरात में ना कोई भी वर्ण मूर्ति नहीं मिली थी। वर्ण मूर्ति का विषय क्या था? नर नारी या पशु पक्षी, या तो आदमी औरतों की। वहाँ पे जैसे मिट्टी की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ कहाँ मिली थी? हड़प्पा में मिली थी, इसलिए वहाँ पे क्या बोला जाता है कि मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी ये। और या इनके जो पशु पक्षियों की मिले थे, और है ना इनकी जो मण मूर्तियां थी भाई, उस टाइम पे क्या पता साच्य होते थे या नहीं होते थे, हमें नहीं पता, लेकिन है ना ये हाथ से बनाई हुई मूर्तियां मिली थी। ठीक है। भारत में चित्रकला का आरंभ किस काल में हुआ था? पाषाण काल में। भारत में चित्रकला का आरंभ कब हुआ था? पाषाण काल में। देखो इन पॉइंट्स को याद रखना। एक तो वास्तुकला, मूर्तिकला कब से स्टार्ट हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन चित्रकला का आरंभ कब से हो गया था? पाषाण काल से हो गया था। और है ना, सिंधु कालीन चित्रकला के नमूने हमें किस किस चीज़ पे मिलते हैं? मृद भांडों पे, मोहरों पे, इन्हीं दो चीज़ों पे मिलते हैं। और है ना, मृद भांडों पे क्या करते थे? लाल रंग का लेप चढ़ाते थे और उस पर काले रंग की ना चित्रकारी कर देते थे। जैसे मृद भांड है ना, मटके टाइप सी का होता है, उसके ऊपर है ना लाल रंग का कुछ ऐसे कलर चढ़ा देते थे, फिर उस पर ब्लैक कलर से कुछ ना कुछ बना देते थे। और जो इनके अधिकांश मृद भांड थे वो चाक से गढ़े हुए थे, यानी कि हाथों के बनाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती भाई, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे ना दिमाग की दही हो जाती है, सुनने वाले की भी और बताने वाले की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता में मेन चीज़ देखना, तांबे की मोहर। तांबे की मोहर मेन पॉइंट क्या है? तांबे की मोहर। वैसे तो मोहरें बहुत बहुत मिली हैं। मोहरें अधिकतम किस चीज़ की मिली थी? सेलखड़ी की मिली थी, कांचली मिट्टी की भी मिली थी, गोमेद की भी मिली थी और मिट्टियों की भी बनी थी। पर यहाँ पे मेन क्या है? तांबे की मोहर। तांबे की मोहर कहाँ से मिली थी? लोथल और देशलपुर से। जॉन मार्शल ने आद्य शिव की संज्ञा किसको दी है? आद्य शिव की संज्ञा किसको दी है भाई? पशुपति शिव नाम की जो मोहर मिली है इनमें, क्योंकि ये पशुपतिनाथ को मानते थे, तो है ना जॉन मार्शल ने आद्य शिव की संज्ञा किसे दी है? पशुपति शिव नाम की मोहर को। किसको दी है? पशुपतिनाथ शिव की मोहर को। इस पे क्या होता था? इस पे ना त्रिमुखी पुरुष, एक है ना चौकी पे बैठा हुआ, मतलब ये लगा लो योग की मुद्रा में बैठा हुआ दिखलाया गया था। उसके सिर पे एक सींग था। ठीक है, ये कहते हैं ना कि एक सींग की मोहर मिलती थी हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से। वो किसकी थी? पशुपति शिव मोहर। क्या बोलते थे उसको? पशुपति शिव मोहर। नाव की आकृति वाले मोहर कहाँ से मिले हैं? लोथल और मोहनजोदड़ो से। देखो लोथल से तो समझ में आ रहा है कि मिले होंगे, क्योंकि लोथल तो क्या था? एक पतन था, यानी कि बंदरगाह थी। और सेकंड एक्सेप्शनल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिले? एक मोहर में एक नगन महिला की आकृति बनी हुई है और उसके गर्भ यानी कि योनि से एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। इसी को क्या बोलते थे? उर्वरता का प्रतीक। कहाँ से मिला था? कल हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता में मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जो थे इनके मुख्य खाद्यान्न, देखो चावल, इनका चावल के एविडेंस मिले हैं, पर इनका चावल प्रमुख खाद्य पदार्थ नहीं था। प्रमुख क्या था? गेहूं और जौ। उसके ना दो दो प्रजातियां मिली है। कौन कौन सी प्रजातियां मिली हैं? गेहूं की मिली है टिटिकम कम्पेक्टम और सैफ्रोकोकम। ठीक है, और जवार की जौ की कौन कौन सी मिली है? होर्डियम, वेलेंगर और हेक्सास्टिकम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट ये याद रख लेना। और है ना, वैसे चावल भी मिले हैं। चावल के कहाँ से मिले थे? साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। और वैसे सिंधु घाटी के जो लोग थे वहाँ से मटर, सरसों, तिल, बाजरा, रागी, कपास, इन सब के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से किस चीज़ के साक्ष्य नहीं मिले आज तक? गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले। इस पॉइंट को भी लिख लेना। किस चीज़ के साक्ष्य नहीं मिले? गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले। और है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में ना कपास को उगाने का सबसे पहला श्रेय किसको जाता है? सिंधु वासियों को जाता है। और पता है मेसोपोटामिया में कपास को क्या बोला जाता था? सिंडन। क्या बोला जाता था? सिंडन। ठीक है, सिंधु सभ्यता में किसी भी प्रस्थल से किसके सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिले हैं? नहर सिंचाई के साक्ष्य नहीं मिले। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो सिंधुवासी थे वो नहर सिंचाई से अनजान थे।
और है ना, यहाँ से खाद के प्रयोग के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले। जैसे आज के टाइम पे हम खाद डालते हैं ना, खाद के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, और नहर सिंचाई के भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और ज़्यादातर ये बोला जाता है कि ज़्यादातर सिंचाई कहाँ की जाती थी, सिंधु घग्गर हागरा, क्योंकि ना ये सारे यहाँ पे ना काफ़ी वर्षा होती थी और बड़ी बड़ी नदियाँ थी, तो ये माना जाता है कि यहाँ पे सिंचाई की ना कोई समस्या नहीं होती थी। सिंधु सभ्यता में किस जानवर का एक भी साक्ष्य नहीं मिला? एक भी साक्ष्य किसका नहीं मिला? शेर का कोई भी साक्ष्य आज तक इसमें नहीं मिला। किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? एक तो बंदर, भालू, खरहा, आपके घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, सांड के साक्ष्य मिले हैं, बैल के, भेड़ के साक्ष्य मिले हैं, सूर के मिले हैं, भैंस के मिले हैं, पर आज तक किसका साक्ष्य नहीं मिला? शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता में भारतीय गैंडे का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? आमरी से। कहाँ से मिला है? आमरी से। आमरी से क्या मिला है? सिंधु वासियों में भारतीय गैंडे का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? आमरी से। शॉल ओढ़े हुए पुरोहित की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है भाई? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है शॉल ओढ़े हुए पुरोहित की प्रस्तर मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले हैं? चांदी के बर्तन जिसपे लाल रंगे हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, धागे के साक्ष्य मिले हैं। और मेन क्या, आप जो एक्सेप्शनल केस है भी एक ही जगह मिला है, क्या? शॉल ओढ़े हुए पुरोहित की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और है ना, सूती वस्त्र कालीबंगा से भी मिला है, राखीगढ़ी से भी मिला है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल में विदेशी व्यापार काफी उन्नत अवस्था में था। सिंधुवासियों के घनिष्ठ व्यापारिक संबंध होने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं भाई? कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मध्य एवं पश्चिमी एशियाई देशों से। कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मध्य एवं पश्चिमी एशियाई देशों से। ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिले पुरावेशों के आधार पर सैंधव समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 4 वर्गों में विभाजित था। कहाँ कहाँ? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक। ये कहाँ के पुरावेशों से मिले हैं? मोहनजोदड़ो के। और स्त्री मूर्तियां अधिक मिलने के कारण हम सैंधव समाज को क्या कह देते हैं भाई? ये मात्र सत्तात्मक था। देखो, इसको श्रमिक समाज में क्यों बांटा गया? क्योंकि हड़प्पा में ना श्रमिक बस्तियां मिली थी, कि भाई श्रमिक बस्तियां टाइप कुछ चीज़ें मिली, जहाँ से ना दास प्रथा के अस्तित्व के अनुमान लग सकते हैं, लेकिन कोई भी श्योर नहीं है कि हाँ भाई एग्जैक्टली था या नहीं था। पर कहते हैं जैसे कई, जैसे एस आर राव ने कहा था, मुझे याद आ गई ये लाइन, उनका कहना था कि मिस्र और सुमेरियन समाज के समान सैंधव समाज में दास प्रथा का अस्तित्व खोजना तर्क संगत नहीं है भाई। जब मेसोपोटामिया, सुमेरियन और चीन की सभ्यता में दास प्रथा थी, तो क्या पता सिंधु सभ्यता में भी दास प्रथा हो, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे थी और ये उसी के समकालीन सभ्यता है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, बट नॉट अ श्योर कि भाई थी या नहीं थी। पर मोहनजोदड़ो के में जो अवशेष मिले उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भी 4 प्रकार के समाज में विभाजित था, जहाँ विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी, शिल्पकार था और श्रमिक था। सिंधु सभ्यता में कहाँ से तांबे का बना दर्पण, प्रसाधन केस यानी कि वैनिटी बॉक्स मिले? हड़प्पा से मिले। और आपके लिपस्टिक, सिंदूर, काजल और कंघी कहाँ से मिले थे? चहुंदड़ों से। कहाँ से मिले थे? चहुंदड़ों से। सिंधु सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन से थे? पासे का खेल और नृत्य। कौन से थे? पासे का खेल और नृत्य। कैसे माना जाता है कि भाई इनके पासे के खेल और नृत्य मनोरंजन के मुख्य साधन थे? क्योंकि ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ना मिट्टी और पत्थर के बने पासे मिले हैं। हड़प्पा में स्लेटी पत्थर की एक नृत्यकर युवक की मूर्ति मिली है, और मोहनजोदड़ो से जो आपको पता है ना कांसे की मूर्ति मिली थी, एक औरत की नृत्यका करती हुई। और मनोरंजन के अनेक साधन भाई, इनका शायद शिकार करना भी हो सकता है, जैसे मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, गीत संगीत।
सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की कितनी प्रथा थी? कितनी प्रथा थी भाई? 3 प्रथा थी। कौन कौन सी प्रथा थी? दाह संस्कार। दाह संस्कार क्या होता है? जैसे हमारे अपने हिंदुओं में होता है कि भाई हम क्या करते हैं, शवों को जला देते हैं। तीसरा पूर्ण समाधिकरण, जिसे हम कंप्लीट बरियल भी बोल देते हैं, जैसे मुस्लिम विधि होती है कि भी सब पूरे शव को धरती में दफन कर देना। और आंशिक समाधिकरण क्या होता है? जिसके भाई पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए भाग में उनको दबा दिया, जैसे पारसी विधि होती है, जैसे पार्शियन विधि होती है ना, वैसे कह सकते हो आंशिक समाधिकरण। तो सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की कितनी प्रथा थी? 3। कौन कौन सी? दाह संस्कार जैसे हिंदुओं में होती है, पूर्ण समाधिकरण जैसे मुसलमानों में होती है, और आंशिक समाधिकरण जैसे पार्शियंस में होती है। अंडाकार कब्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सूरकोटदा से। और R37 समाधियां कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से। लकड़ी के ताबूत में मृतक को रखकर दफनाए जाने वाले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा में, जैसे मुस्लिम लोग करते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग ऐसे ही करते हैं ना भाई। और एक कब्र में मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लोथल में। और मृतक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? रोपड़ से। कहाँ से मिलते हैं? रोपड़ से। किसने सिंधु लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किन्होंने बताया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पता है भाई क्या हुआ था? सिंधु लिपि के नमूने ना सबसे पहले वैसे तो 1853 में मिले थे, लेकिन अच्छी तरीके से प्रकाश में कब आए? जब 1921 में दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के उसमें निर्देश पे इन्होंने खुदाई करना स्टार्ट किया। तो 1923 में ना पूरी तरह से ये लिपि प्रकाश में आई थी, लेकिन स्टार्ट कब हुए थे? सबसे पहला नमूना कब मिला था? 1853 में। और कनिंघम ने ना 1873 में ना ऐसा विचार व्यक्त किया था कि जो सिंधु लिपि है इसका संबंध ब्राह्मी लिपि से है। ठीक है, तो किसने सिंधु लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब? 1873 में। सिंधु लिपि में कितने प्रकार के नमूने मिले जा चुके हैं? कितने नमूने मिले जा चुके हैं भाई? 3 प्रकार के नमूने मिले जा चुके हैं। कौन कौन से? कौन कौन से मिले हैं? एक तो दाएं से बाएं, जैसे फारसी लिपि में होता है, दाएं से बाएं फारसी लिपि में होता है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करके लिखते हैं वो लोग। ठीक है, ये कौन सी होती है? फारसी लिपि। और जैसे बाएं से दाएं लिखते हैं, जैसे हमारी ब्राह्मी लिपि है, अपनी देवनागरी लिपि है। और गोमुत्रिका या जिसको हम बेस्ट्रोफेडम बोलते हैं, इस प्रकार की लिपि मिली है। यानी कि बेस्ट्रोफोडम क्या होते हैं? पहले दाएं से बाएं जाए, फिर यहीं से मुड़ के अपने बाएं वापिस आए। ठीक है, फारसी लिपि तो क्या होती है? जो दाएं से बाएं चले और बाएं से दाएं, जैसे आपकी ब्राह्मी लिपि क्या होती है? जो बाएं से दाएं चले। लेकिन बेस्ट्रोफेडम या गोमुत्रिका क्या होती है? जो एक बार तो बाएं से दाएं चली जाए, फिर दाएं से बाएं वापिस आए। ठीक है, एक बार यहाँ जाए, फिर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आए, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस्ट्रोफेडन। और बेस्ट्रोफेडम के ठीकरे सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और अब तक है ना कितने सिंधी लिपि के चिन्ह मिल चुके हैं? हमसे 400 से 600 के बीच में मानी गई है कि 400 से 600 चिन्हों की संख्या मिल चुकी है सिंधी लिपि के। और मूल चिन्ह कितने मिले हैं? 40 से 60, पर आज तक उनको कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, प्रवर्ती भारतीय सभ्यता को किसकी देन माना जाता है? प्रवर्ती भारतीय सभ्यता क्या थी? जो सभ्यता हमारी बाद में आई, सिंधु सभ्यता को ही उसकी देन माना जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है भाई कि सिंधु सभ्यता ही उसकी देन है? क्योंकि जो आज के जो हमें साक्ष्य मिले हैं प्रवर्ती सभ्यता के, उनसे हमने अंदाजा लगाया। जैसे पाटलिपुत्र चंडीगढ़ की नगर प्रणाली का जो बीज रूप है, आदि रूप को हम क्या बोलते हैं? बीज रूप। किस सभ्यता के नगर नियोजन में ढूंढा जा सकता है? सिंधु सभ्यता में। जैसे सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन था, भी चंडीगढ़ में भी सेम चीज़ है कि भाई उनकी सहायक सड़कों पे उनके गेट खुलते हैं, लेकिन मुख्य सड़क पे उनका कोई भी गेट नहीं होता। जैसे आपका मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के स्तंभों पे आधारित भवन है,
उनके ना मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र से जो हमें भवन की याद दिलाते हैं। कहाँ कहाँ के? मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के स्तंभ और कौशाम्बी से प्राप्त जो रक्षा प्राचीर के निर्माण मिले हैं, जो हमें कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। ठीक है। जैसे मथुरा की यक्षिणी मूर्तियों के निर्माण की सभ्यता की परंपरा में देखने को मिलते हैं, सिंधु सभ्यता में। परवर्ती सभ्यता में नर बलि और पशु बलि की प्रथा के बीज रूप की सभ्यता की मोहरों को देखने मिलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, क्योंकि इसके जो मोहरों पे वो नर बलि और पशु बलि की मोहरें होती थी। हमने परवर्ती सभ्यता में भी यही देखा कि नर बलि और पशु बलि की प्रथा थी। तो हम इस आधार पे ये कह सकते हैं कि परवर्ती भारतीय सभ्यता किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो भाई हमारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुका है, मेरी साइड से खत्म हो चुका है। लास्ट में इसको खत्म भी कर देते हैं कि है ना, इसके पतन के कारण आज तक पता नहीं चल पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यानी कि खत्म कैसे हुई। इसमें ना अलग अलग राइटर्स के ना अलग अलग ही विचार हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जैसे गार्डन या व्हीलर ने क्या बोला था कि सिंधु सभ्यता आर्यों ने नष्ट की, जबकि आर्य तो बाद में आए थे, पहले तो वैदिक सभ्यता ही आ गई थी, या आर्यों के भी आगमन पे वैदिक सभ्यता आई थी। तो माना जा सकता है ऐसा, पर इसके कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। जैसे स्टीन ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हुई, ये वैसे आपके काम की चीज़ नहीं है। जिसको मेंस लिखना होता है भाई वो करते हैं, पर कोई नहीं, एक दो डेफिनेशंस जो मुझे याद है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। जैसे जॉन मार्शल ने क्या कहा था कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या है? बाढ़ है। हमारे दयाराम साहनी ने भी क्या कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण बहुत ज़्यादा जल प्लावन हो गया था, उसकी वजह से। बाढ़ और जल प्लावन एक ही बात है, ठीक है। और ऐसे ऐसे इनके बारे में बोला जाता है कि इनकी प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ये भी जॉन मार्शल ने बोला है। तो इसके पतन का कारण आज तक हमें पता नहीं चल पाया। वैसे भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, ये भी माना जा सकता है, पर हम श्योर नहीं हैं। तो ये थी आज की आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की फाइनल क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या तो पाषाण काल या वैदिक सभ्यता, इन दोनों में से एक ही करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।